हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइपर्स वर्ल्ड और मैं सीए तरनजीत सिंह आज आप सबके साथ जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में से जो एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है ई वे बिल। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि जो जीएसटी एक्ट है वो हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल होने जा रहा है और ये आज के टाइम पे सबसे ज्यादा चर्चा का विषय भी बना हुआ है। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसी एक्ट में से यानी कि जीएसटी में से कुछ और अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। तो आइए पहले जानते हैं हमारे आज के टॉपिक यानी कि ई वे बिल के बारे में कि ये क्या चीज है। देखिए, जैसे कि आज तक होता आया है कि अगर कोई सेलर है और साथ में एक बायर है, वो गुड्स एक जगह को दूसरी जगह पर कैरी करते हैं, चाहे वो अपनी कन्वेंस के थ्रू करें या फिर ट्रांसपोर्टर के थ्रू करें, उनको साथ में गुड्स के डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करने पड़ते हैं और रास्ते में अगर कोई गुड्स की चेकिंग हो तो हमें वो डॉक्यूमेंट्स वहां पर उनको दिखाने भी पड़ते हैं। लेकिन अब जब ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा उसके बाद हमें उस डॉक्यूमेंट्स के अलावा साथ में एक ई वे बिल भी कैरी करना पड़ेगा जो हमें जीएसटी के पोर्टल पर अवेलेबल होगा कुछ इंफॉर्मेशन डालने के बाद। लेकिन अब सवाल ये है कि जो जीएसटी के पोर्टल पर इंफॉर्मेशन डालकर जो हमें ये ई वे बिल क्रिएट करना है वो इंफॉर्मेशन कौन डालेगा? बायर डालेगा या फिर सेलर डालेगा या ट्रांसपोर्टर डालेगा, और कब ये इंफॉर्मेशन डालनी है? तो आइए जो रूल्स में बताया गया है रिगार्डिंग ई वे बिल के उसके बारे में थोड़ी डिटेल में डिस्कशंस करते हैं। ई वे बिल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो रूल में बताया गया है वो है कि इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसका मतलब कि जो भी गुड्स हम कैरी करेंगे उन गुड्स के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो हमें गुड्स की मूवमेंट से पहले अपलोड करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि अभी हमारी गुड्स मूव नहीं हुई है, मूव करने से पहले हमें गुड्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन जीएसटी के पोर्टल पर डालनी पड़ेगी। एंड जनरेशन ऑफ ई वे बिल, और ई वे बिल जनरेट करने की बारी उसके बाद आएगी। लेकिन अब सवाल है कि ये इंफॉर्मेशन कौन डालेगा, कि जीएसटी के पोर्टल पर गुड्स मूव करवाने से पहले ये इंफॉर्मेशन कौन डालेगा? देखिए इसके बारे में बताया गया है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसका मतलब जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है हु कॉजेज मूवमेंट, इसका मतलब चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो बायर हो, जो भी दोनों में से कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स वो पर्सन इसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो फिल करेगा। लेकिन साथ में ये भी एक पॉइंट रखा गया है कि कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट, देखिए जो हु कॉजेज मूवमेंट का मतलब है यहां पर वो ये है कि अगर मैं गुड्स सेंड कर रहा हूं इसका मतलब मूवमेंट कौन कॉज कर रहा है? मैं। लेकिन अगर जो बायर है वो खुद आ जाता है अपने पास और वो कहता है कि गुड्स को मैं अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कैरी करूंगा और मेरे पास कन्वेंस भी है, इसका मतलब द बायर कॉजेज द मूवमेंट। अब देखिए कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है हु कॉजेज मूवमेंट वैल्यू अबव 50,000 रुपीज, उसको सारी इंफॉर्मेशन डालकर उसके बाद जो कैरेज का प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है। साथ में ये भी बताया गया है कि रीजंस ऑफ मूवमेंट, के मूवमेंट के रीजंस क्या हो सकते हैं। देखिए अगर हम इनके बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है इन रिलेशन टू ए सप्लाई, कि अगर गुड्स मूव कर रही हैं इन रिलेशन टू सप्लाई। सप्लाई जैसे मतलब हम कह सकते हैं कि गुड्स सेल हो रही हैं, ट्रांसफर हो रही हैं हमारी एक जगह से दूसरी जगह पर, या फिर बार्टर या एक्सचेंज सिस्टम भी हम कह सकते हैं। अदर देन सप्लाई जैसे हम कहें कि से अगर गुड्स रिटर्न हो रही हैं तो अदर देन सप्लाई बन गई वो। इसके अलावा ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखिए कि यहां पर ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या होगा कि अगर
जो भी पर्सन गुड्स को भेज रहा है, यानी कि जो सेंडर है वो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन जो रिसीव कर रहा है वो पर्सन रजिस्टर्ड है, तो यहां पर रिवर्स चार्ज वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब अगर जो पर्सन गुड्स भेज रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन गुड्स का जो रिसीवर है, जिसको रिसीव हो रही है, वो पर्सन रजिस्टर्ड है, तो यहां पर यह माना जाएगा कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है ही कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब देखिए, shall before commencement of movement furnish information electronically on the common portal। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि जो भी पर्सन who causes the movement of goods value of 50,000 and the person is the registered person, वो पर्सन क्या करेगा, shall before commencement of movement furnish information electronically on the common portal where in part A of form GST-INS-01, उसको GST-INS-01 फॉर्म के पार्ट ए में इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। कब? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट। ये इंफॉर्मेशन कैसी होगी? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सेट गुड्स। इसका मतलब जो भी पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट, उसको जीएसटी के पोर्टल पर जाकर फॉर्म नंबर GST-INS-01 में गुड्स के रिगार्डिंग पार्ट ए में ये सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल वेयर द गुड्स आर supplied by an unregistered supplier to a recipient who is registered, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर अनरजिस्टर्ड किसी रजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहा है तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है, मींस जो रिसीवर है, उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लग जाएगा और जो इंफॉर्मेशन है पार्ट ए में वो डालने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीवर के ऊपर आ जाएगी। जनरेशन ऑफ ई वे बिल। देखिए, अभी तक तो हमने जो पढ़ा उसमें क्या था कि जीएसटी के पोर्टल पर जिस पर्सन की भी ड्यूटी बन रही है वो पर्सन पार्ट ए में गुड्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन डाल देगा। इसका मतलब कि गुड्स के रिगार्डिंग बिफोर मूवमेंट जो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए थी वो पार्ट ए में चली गई और अब बारी आई ई वे बिल जनरेट करने की। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया है रूल में कि गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एज कंसाइनर और द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई एज द कंसाइनी वेदर इन हिज ओन कन्वेंस और हायर्ड वन। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे उसके पास अपनी कन्वेंस है या फिर हायर्ड है, हाँ, लेकिन उसके पास, इसका मतलब क्या हुआ, जो कैरेज की डिटेल्स हैं कि जो सामान हमारा जाने वाला है वो किस चीज में जाएगा, वो कैरेज की सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब अब ई वे बिल जनरेट हो सकता है। द सेड पर्सन और द रेसिपिएंट मे जनरेट द ई वे बिल इन फॉर्म GST-INS-1 इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल आफ्टर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST-INS-01। देखिए क्या हुआ कि पिछले पेजेस पे जो हमने पढ़ा वो क्या था कि हमने जो इंफॉर्मेशन है गुड्स के रिगार्डिंग वो पोर्टल पर डाल दी है, लेकिन अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सेम GST-INS-01 के फॉर्म के पार्ट बी में डालनी है रिगार्डिंग कैरेज, वो अब हम डालेंगे और ई वे बिल जनरेट हो जाएगा और वो ई वे बिल हमको साथ में कैरी करना पड़ेगा। मतलब कि पार्ट ए GST-INS-01 के फॉर्म में हमने क्या इंफॉर्मेशन डाली रिगार्डिंग द गुड्स और पार्ट बी में हमने इंफॉर्मेशन डाली रिगार्डिंग द कैरेज और हमारा ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। यहां Where the e-way bill is not generated under clause A, मींस जो अभी हमने पढ़ा कि हमने ई-वे बिल जनरेट कर लिया पार्ट बी में इंफॉर्मेशन डालकर, ये यहां पे कह रहा है कि अगर हमने क्लॉज ए में ई-वे बिल जनरेट नहीं किया तो नॉर्मली अगर हम कहें कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट की इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, कैरेज की इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, तो हमने ई-वे बिल नहीं जनरेट किया होगा। तो इसमें क्या बताया गया है
कि एट द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर। इसका मतलब जो पार्ट ए है, जो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जीएसटी INS 01 का पार्ट ए, देखिए वो तो हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ट्रांसपोर्टर in part B of form GST INS 01 on the common portal and the e-way bill shall be generated by the transporter on the said portal। इसका मतलब कि हमने पार्ट ए की इंफॉर्मेशन डाली और पार्ट बी में हमने ट्रांसपोर्टर की इंफॉर्मेशन डाल दी, और ट्रांसपोर्टर की इंफॉर्मेशन डालने के बाद हमने गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दी, और अब ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, पार्ट बी में इंफॉर्मेशन डालकर ई-वे बिल जनरेट कर लेगा ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन पार्ट ए। देखिए इसका मतलब यहां पर दोनों पर्संस का रोल आ गया कि जिसने पार्ट ए फिल किया उसका भी, और जिसने ई-वे बिल यानी कि ट्रांसपोर्टर ने जनरेट किया तो उसने अपनी इंफॉर्मेशन डाली। इसका मतलब कि सेंडर और ट्रांसपोर्टर मींस जो पर्सन अपना सामान सेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल सेलर है, उसने पार्ट ए में गुड्स की इंफॉर्मेशन डाली और उस गुड्स की इंफॉर्मेशन के बेस पर पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर ने अपनी इंफॉर्मेशन डाली और हमारे पास ई-वे बिल जनरेट हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा है वेयर द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट इज लेस देन 50,000 रुपीज। जैसे कि हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि जब गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी तभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि हमें साथ में ई-वे बिल भी कैरी करना है। इसका मतलब कि अगर गुड्स की वैल्यू लेस देन 50,000 है, उस केस में क्या करेंगे, द रजिस्टर्ड पर्सन और एज द केस में बी द ट्रांसपोर्टर मे एट हिज ऑप्शन। इसका मतलब यहां पर भी ऑप्शन है कि अगर हम चाहें तो ई-वे बिल जनरेट करके साथ में कैरी कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पर ई-वे बिल जो है जनरेट किया जा सकता है, लेकिन एट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वेयर द मूवमेंट इज कॉज्ड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखिए अगर तो हमने पहले पढ़ा जैसे कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स सप्लाई कर रहा है तो वहां पर तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। मींस जो रिसीवर है उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि क्या माना जाएगा कि रिसीवर इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो उसको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन गुड सेंड कर रहा है, लेकिन अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि जो रिसीवर है वो कौन है, कि वो रजिस्टर्ड होगा नहीं होगा, उस केस में भी क्या बताया गया है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन आइदर इन हिज ऑन कन्वेंस और ए हायर्ड वन और थ्रू ए ट्रांसपोर्टर, ही और द ट्रांसपोर्टर मे एट देयर ऑप्शन। इसका मतलब यहां पर भी ऑप्शन रखी गई है कि चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो गुड्स को अपनी कन्वेंस में हायर्ड वन या ट्रांसपोर्टर के थ्रू ले जा रहा है, he or the transporter may at their option generate the e-way bill in form GST INS 01 on the common portal in the manner prescribed in this rule। तो आइए अब नेक्स्ट जो सब रूल 2 है उसमें क्या बताया गया है कि अपॉन जनरेशन ऑफ द ई-वे बिल ऑन द कॉमन पोर्टल। इसका मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने गुड्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, हमने कैरेज के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन डालकर ई-वे बिल जनरेट कर लिया है, और जो ई-वे बिल जनरेट हुआ उसमें क्या नंबर आया है, देखिए कि ए यूनिक ई-वे बिल नंबर शैल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लायर, रेसिपिएंट एंड द ट्रांसपोर्टर ऑन द कॉमन पोर्टल। इसका मतलब कि ई-वे बिल जनरेट होने के बाद एक EBN यानी कि ई-वे बिल नंबर जनरेट हो जाएगा पोर्टल पर, और वो नंबर सप्लायर, रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर तीनों को अवेलेबल होगा। नेक्स्ट रूल में, सब रूल में क्या लिखा है कि एनी ट्रांसपोर्टर ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन कन्वेयंस टू अनदर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स की मूवमेंट के बाद ट्रांसपोर्टर जो है वो कैरेज को चेंज कर रहा है। जैसे कि उसने गुड्स को रास्ते में
अपनी एक कन्वेंस में से दूसरी कन्वेंस पर डाल दिया है, उसके लिए क्या बताया गया है कि ही शैल बिफोर सच ट्रांसफर, मींस जो गुड्स है उसको एक कैरेज से दूसरे कैरेज पर ट्रांसफर करने से पहले एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स जनरेट ए न्यू ई वे बिल। इसका मतलब ट्रांसपोर्टर को यहां पर दोबारा फिर से एक नया ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैरेज की इंफॉर्मेशन है वो चेंज होने वाली है। इनफॉर्म जीएसटी INS 01 स्पेसिफाइंग देयर इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलिए नेक्स्ट सब रूल में देखते हैं क्या है। वेयर मल्टीपल कंसाइनमेंट्स आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन द वन कन्वेंस। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसपोर्टर है वो एक ही कन्वेंस में मल्टीपल कंसाइनमेंट्स लेके जा रहा है। देखिए अगर वो मल्टीपल कंसाइनमेंट्स लेके जा रहा है तो हर कंसाइनमेंट को जब उसने ट्रांसपोर्ट में लेकर रखा तो सबसे पहले हर कंसाइनमेंट का उसके पास एक एक ई वे बिल होगा जो पहले जनरेट किया होगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि द ट्रांसपोर्टर शैल इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ ई वे बिल्स जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। इसका मतलब जो भी पहले उसने ई वे बिल उसके पास हैं हर कंसाइनमेंट के रिगार्डिंग उसकी इंफॉर्मेशन उसको पोर्टल पर डालनी पड़ेगी एंड ए कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन फॉर्म जीएसटी INS 02। देखिए यहां पर जो जीएसटी INS नंबर जो है वो 02 आ गया है। shall be generated by him on the common portal prior to the movement of goods। इसका मतलब कि अगर एक ही कन्वेंस में ज्यादा नंबर ऑफ कंसाइनमेंट्स जा रही हैं तो उसको सारी कंसाइनमेंट्स के ई वे बिल की इंफॉर्मेशन को पोर्टल पर डालकर एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, तब गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी। अब नेक्स्ट है where the consigner has not generated form GST INS 01। देखिए ये क्या बात हुई कि जैसे हमने अभी लास्ट जो पॉइंट उसमें डिस्कस किया कि जो ट्रांसपोर्टर है अगर वो एक ही कन्वेंस में मोर देन वन कंसाइनमेंट लेकर जा रहा है तो वो हर कंसाइनमेंट का जो ई वे बिल जो ऑलरेडी जनरेट हो गया हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन पोर्टल पर डालकर एक कॉमन ई वे बिल यानी कि कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर लेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर उसके पास वो जो अलग अलग कंसाइनमेंट्स हैं उसके ई वे बिल ऑलरेडी जनरेट होकर नहीं आए हैं और उन गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, द ट्रांसपोर्टर शैल जनरेट। इसका मतलब पहले उसको इंडिविजुअली उन कंसाइनमेंट्स के ई वे बिल इन फॉर्म जीएसटी INS 01 में इंफॉर्मेशन डालकर जनरेट करने पड़ेंगे। अब वो इंफॉर्मेशन कौन कौन सी डालेगा, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान एज द केस मे बी। इसका मतलब कि उसको गुड्स के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन और कन्वेंस के रिगार्डिंग भी सारी इंफॉर्मेशन डालकर पहले वो ई वे बिल इंडिविजुअली जनरेट करने पड़ेंगे and also generate a consolidated e-way bill in form GST INS 02 on the common portal prior to the movement of goods। इसका मतलब यहां पर एक रिस्पांसिबिलिटी एक्स्ट्रा आ गई लास्ट पॉइंट में से कि जो इंडिविजुअली ई-वे बिल थे वो भी उसको खुद ही जनरेट करने पड़े और कंसोलिडेटेड बिल भी खुद ही जनरेट करना पड़ा। नेक्स्ट सब रूल में लिखा है कि यूजेज ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन पार्ट ए। पार्ट ए क्या था जीएसटी INS 01 का, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गुड्स। द सेड इंफॉर्मेशन शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड सप्लायर इन पार्ट ए ऑन द कॉमन पोर्टल हु मे यूटिलाइज द सेम। देखिए क्या है, द सेड इंफॉर्मेशन शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन द कॉमन पोर्टल हु मे यूटिलाइज द सेम फॉर फर्निशिंग डिटेल्स इन फॉर्म GST R1। देखिए ये जो GST R1 फॉर्म है उसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज और आउटवर्ड गुड्स के रिगार्डिंग और सर्विसेज के रिगार्डिंग ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, जैसे कि सेक्शन 37 में बताया गया है। वो सारी इंफॉर्मेशन ये क्या कह रहे हैं, द सेड इंफॉर्मेशन मींस पार्ट ए वाली इंफॉर्मेशन shall be made available to the registered supplier
on the common portal who may utilize the same for furnishing details in form GSTR1। इसका मतलब GSTR1 में जो इंफॉर्मेशन डालनी है वो सारी इसी फॉर्म में जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन डल चुकी है उसी में से यहां पर भी अवेलेबल हो जाएगी। Provided that when information has been furnished by an unregistered supplier in form GST-01 कि अगर तो इंफॉर्मेशन अनरजिस्टर्ड पर्सन ने डाली थी, अनरजिस्टर्ड सप्लायर में डाली थी, he shall be informed electronically if the mobile number or the email is available। तो उसको जो इंफॉर्मेशन आएगी वो उसके मोबाइल नंबर या ईमेल पर आ जाएगी। कौन किसको? जो पर्सन मींस जो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। तो आइए अब नेक्स्ट सब रूल 6 में हम देखते हैं कि जो ई वे बिल की कैंसिलेशन की बात करता है उसमें क्या बताया गया है। Where goods are either not being transported or are not being transported as per the details furnished in the e-way bill। इसका मतलब कि या तो हमने गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करना या फिर जो गुड्स की डिटेल्स फर्निश की हैं ई-वे बिल में वो डिटेल्स में कुछ गड़बड़ी है। The e-way bill may be cancelled electronically on the common portal either directly or through a facilitation center notified by the commissioner। इसका मतलब चाहे हम खुद पोर्टल पर लॉगिन करके भी इसको कैंसिल कर सकते हैं या फिर जो फैसिलिटेशन सेंटर्स अवेलेबल होंगे वहां पर जाकर भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि विदिन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन ऑफ द ई-वे बिल। Provided that an e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit in accordance with the provisions of Rule 3। ये हम आगे जाके कुछ इंस्पेक्शन के रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन क्या दिया गया है कि e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit। तो चलिए अब पहले नेक्स्ट सब रूल 7 पर आते हैं कि an e-way bill or a consolidated e-way bill shall be valid from the relevant date till validity period as below। देखिए यहां पर मैंने एक चार्ट लगाया है जिसमें डिस्टेंस और वैलिडिटी पीरियड दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल लेस देन 100 किलोमीटर है तो 1 डे की वैलिडिटी रहेगी, 100 किलोमीटर और मोर बट लेस देन 300 किलोमीटर है तो वैलिडिटी रहेगी 3 डेज की। ऐसे ही 300, 500, 1000 और 5 डेज, 10 डेज और 15 डेज के लिए यहां पर वैलिडिटी दी गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है। Provided that the commissioner may by notification extend the validity period of e-way bill for certain categories of goods as may be specified therein। इसका मतलब कुछ खास केसेस में जो ई-वे बिल का वैलिडिटी पीरियड है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। Explanation for the purpose of this rule। The relevant date shall mean the date on which e-way bill has been generated and the period of validity shall be counted from the time at which e-way bill has been generated। ये भी साथ ही बता दिया गया है। देखिए अब नेक्स्ट सब रूल 8 में देखते हैं कि क्या बताया गया है। The details of e-way bill generated under sub rule 1 shall be made available to the recipient if registered। इसका मतलब कि जो गुड्स का रिसीवर है जिसको गुड्स जा रही हैं अगर वो रजिस्टर्ड है तो सारी इंफॉर्मेशन उसको भी ऑन द कॉमन पोर्टल, उसके कॉमन पोर्टल पर सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। Who shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill। इसका मतलब कि वो कम्युनिकेट कर सकता है कि गुड्स को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट सब रूल में where the recipient referred to in sub rule 8 does not communicate his acceptance। कम्युनिकेशन किसने करनी थी? रेसिपिएंट ने। अगर वो कम्युनिकेट नहीं करता है और रिजेक्शन विदिन 72 आवर्स, इसका मतलब कि जो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करनी है वो विदिन 72 आवर्स करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर क्या बताया गया है कि अगर वो इतने टाइम में कम्युनिकेट नहीं करता है, क्या कम्युनिकेट करना था? डिटेल्स of the details being made available to him on the common portal, it shall be deemed that he has accepted the said details। इसका मतलब कि जो भी डिटेल्स जब ई-वे बिल की डाली गई थी सब रूल 1 में वो हमने किसको अवेलेबल करवा दी? रेसिपिएंट को।
ऑन कॉमन पोर्टल, और अगर वो कॉमन पोर्टल पर जाकर विद इन 72 आवर्स में उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसको सारी डिटेल्स एक्सेप्टेड है। सब रूल 10, द ई-वे बिल जनरेटेड अंडर रूल 1 ऑफ द CGST रूल्स और GST रूल्स ऑफ एनी अदर स्टेट शैल बी वैलिड इन द स्टेट। मतलब दोनों ही केसेस में ये वैलिड होगा, चाहे CGST के रूल्स में आ रहा हो चाहे किसी स्टेट के रूल में आ रहा हो। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया है, द फैसिलिटी ऑफ जनरेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल में आल्सो बी मेड अवेलेबल थ्रू SMS। देखिए इसकी जो फैसिलिटी है जनरेशन और कैंसिलेशन की, वो हमें SMS के थ्रू भी अवेलेबल हो सकती है। अब मेन रूल 2 स्टार्ट होने लगा है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारा रूल 1 में बताया गया था और सारे आगे उसके सब रूल्स थे। अब आ गया है रूल 2, डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय ए पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस। देखिए इंचार्ज ऑफ कन्वेंस मींस जो भी पर्सन कन्वेंस लेकर जा रहा है, जो उसका इंचार्ज है, उसको साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या डिवाइसेस कैरी करने पड़ेंगे। द पर्सन इन चार्ज ऑफ ए कन्वेंस शैल कैरी द इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान एज द केस में बी। मतलब उसको ये तीनों चीजें, इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई या फिर डिलीवरी चालान, एज द केस में भी साथ में कैरी करनी पड़ेंगी, एंड ए कॉपी ऑफ द ई-वे बिल और द ई-वे बिल नंबर आइदर फिजिकली और mapped to a radio frequency identification device RFID embedded onto the conveyance in such manner as may be notified by the commissioner। देखिए अब ये एक नया पॉइंट आ गया है यहाँ पर कि चलो ई-वे बिल तो हमने साथ में, या ई-वे बिल का नंबर तो कैरी करना ही था फिजिकल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि mapped to a RFID embedded on to the conveyance in such manner as may be notified। इसका मतलब ये डिवाइस लगेगी साथ में जिसमें वो नंबर स्टोर किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सब रूल 2 में क्या बताया है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर इन ल्यू ऑफ द टैक्स इनवॉइस। इसका मतलब क्या है कि टैक्स इनवॉइस की जगह पर इनवॉइस रेफरेंस नंबर साथ में रखना। कि registered person may obtain an invoice reference number from the common portal by uploading on the said portal a tax invoice issued by him in form GST INV 1। इसका मतलब कि अगर हम कि टैक्स इनवॉइस को अपलोड करके जो उसकी डिटेल सारी GST INV 1 में थी, और हम एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट कर सकते हैं and produce the same for verification by the proper officer in lieu of the tax invoice। कि टैक्स इनवॉइस को कैरी करने की बजाय हमने नंबर जनरेट कर लिया और हम उसी नंबर को प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन लिeu ऑफ द टैक्स इनवॉइस, एंड सच नंबर शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग। इसका मतलब शॉर्ट में क्या हुआ कि हमने जो टैक्स इनवॉइस है, जो उसकी डिटेल्स थी GST INV 1 में, वो अपलोड करके एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट कर लिया, और साथ में अगर रास्ते में कोई वेरिफिकेशन हो जाए साथ में वो नंबर कैरी कर लिया, और वो जो हमने नंबर जनरेट किया था वो 30 days के लिए वैलिड रहेगा। Where the registered person uploads the invoice under sub rule 2, the information in part A of form GST INS 01 shall be auto-populated by the common portal on the basis of the information furnished in form GST INV 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने सब रूल 2 में टैक्स इनवॉइस की इंफॉर्मेशन डाली, किस पर्पस के लिए, इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करने के लिए, तो उसमें जो सारी गुड्स की इंफॉर्मेशन थी वो अपने आप फॉर्म GST INS 01 के पार्ट ए के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी। सब रूल 4, द कमिश्नर मे बाय नोटिफिकेशन रिक्वायर ए क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टर्स टू ऑब्टेन ए यूनिक RFID and get the said device embedded onto the conveyance
and map the e-way bill to the RFID prior to the movement of goods. जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि a copy of the e-way bill और e-way bill number either physically or mapped to RFID. इसका मतलब कि कमिश्नर may by notification require class of transporters, कि क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टर्स बता दिए जाएंगे कि किन किन को ये RFID ऑब्टेन करना पड़ेगा और जो इंफॉर्मेशन है जो गुड्स की जो ई-वे बिल है वो RFID में मैप करना पड़ेगा। अब देखिए सब रूल 5 एग्जेम्पशन फ्रॉम ई-वे बिल, मतलब कि कब हमको ई-वे बिल साथ में कैरी नहीं करना है। Where circumstances so warrant, the commissioner may by notification require the person in charge of conveyance to carry the following documents instead of the e-way bill. मतलब कि कुछ circumstances में the commissioner may by notification require the person, उस केस में कौन से डॉक्यूमेंट्स ई-वे बिल की जगह पर हमें कैरी करने पड़ेंगे? टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और बिल ऑफ एंट्री और ए डिलीवरी चालान where the goods are transported other than by way of supply. आइए अब नेक्स्ट रूल 3 वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंसेस में देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है। जैसे कि हमने पहले रूल 1 में भी ये बात की थी कि जो ई-वे बिल है जो उसको कैंसिल करने का टाइम है जो 24 आवर्स था, वहां पर लिखा था कि अगर रूल 3 में वेरिफिकेशन होगी है तो ई-वे बिल को कैंसिल नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं कि क्या है ये रूल नंबर 3। The commissioner or an officer empowered by him in this behalf may authorize the proper officer to intercept any conveyance to verify the e-way bill. इसका मतलब रास्ते में कहीं पर भी ई-वे बिल की वेरिफिकेशन हो सकती है और the e-way bill number in physical form for all interstate and intrastate movement of goods. इसका मतलब गुड्स चाहे इंटरस्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर रही हैं, चाहे सेम स्टेट के अंदर मूव कर रही हैं, तो भी ई-वे बिल की वेरिफिकेशन रास्ते में हो सकती है। The commissioner shall get RFID readers installed at places where verification of movement of goods is required to be carried out, and verification of movement of vehicles shall be done through such RFID readers where the e-way bill shall be mapped with RFID. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने पहले पढ़ा था कि जो ई-वे बिल है उसको RFID डिवाइस में मैप करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टर को, जो भी गुड्स को कैरी करेगा अपनी कन्वेंस में। तो यहां पर क्या बताया गया है कि द कमिश्नर शैल गेट RFID रीडर्स इंस्टॉल्ड एट प्लेसेस, के रास्ते में कुछ जगहों पर जो RFID रीडर्स हैं वो इंस्टॉल कर दिए जाएंगे और जो भी कन्वेंस जिसमें RFID नंबर मैप किया हुआ है वो RFID रीडर के पास से गुजरेगा, वो रीडर कैच कर लेगा कि क्या ई-वे बिल की इंफॉर्मेशन डाली गई है इसमें। Physical verification of conveyances shall be carried out by the proper officer as authorized by the commissioner or an officer empowered by him in this behalf, provided that on receipt of specific information of evasion of tax, after obtaining necessary approval of the commissioner or an officer authorized by him in this behalf. अब नेक्स्ट रूल 4 आ गया है रिगार्डिंग इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग। देखिए हम कहां पर पहुंच गए हैं कि वेरिफिकेशन या इंस्पेक्शन किसकी? गुड्स की। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि ए समरी रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट shall be recorded online by the proper officer in part A of form GST INS 03। देखिए अब ये नेक्स्ट फॉर्म आ गया है 03। इसमें क्या है कि a summary report of every inspection of the goods in transit shall be recorded online by the proper officer in Part A of Form GST INS 03 within 24 hours of inspection। इसका मतलब जब इंस्पेक्शन हुई तो विदिन 24 आवर्स
एक समरी रिपोर्ट जो है वो फॉर्म जीएसटी आईएनएस 03 के पार्ट ए में हमें डालनी पड़ेगी। The final report in part B of form GST INS 03 shall be recorded within 3 days of the inspection। इसका मतलब कि इंस्पेक्शन के विदिन 24 आवर्स एक समरी रिपोर्ट तैयार होगी जो पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी आईएनएस 03 में डालनी पड़ेगी, और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी इंस्पेक्शन की वो विदिन 3 डेज ऑफ इंस्पेक्शन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी आईएनएस 03 में डालनी पड़ेगी। Where the physical verification of goods being transported on any conveyance has been done during transit at one place within the state or in any other state, no further physical verification of the said conveyance shall be carried out again in the state unless specific information relating to evasion of tax is made available subsequently। इसका मतलब कि अगर रास्ते में किसी स्टेट में एक जगह पर कोई इंस्पेक्शन हो चुकी है तो दोबारा फिर इंस्पेक्शन नहीं होगी। हाँ, लेकिन unless specific information relating to evasion of tax is made available subsequently। अब नेक्स्ट रूल 5, facility for uploading information regarding detention of vehicle। कि where a vehicle has been intercepted and detained for a period exceeding 30 minutes, कि अगर व्हीकल को 30 मिनट्स से ज्यादा डिटेन कर लिया गया है, द ट्रांसपोर्टर, देखिए यहां पर ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टर, द ट्रांसपोर्टर में अपलोड द सेड इंफॉर्मेशन इन फॉर्म जीएसटी आईएनएस 04। यहां पर फॉर्म नंबर आ गया है 04 ऑन द कॉमन पोर्टल। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारा आज का टॉपिक ई वे बिल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द और अच्छे जीएसटी में से कुछ टॉपिक लेकर आपके साथ वीडियोस शेयर करूं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।